मालकन ने 7 नौकरानियां रखी हुई थी। कोई मालकन को गुस्ल करवाती तो कोई मालकन के साथ सोती। मैं मालकन के पास जाता तो सातों मिलकर पीछे पड़ जाती। मालकन भी लाई लगती। एक रात मैंने उन 7 नौकरानियों को जैतून का तेल पिलाया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मैं मिस्र में कायरा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। मेडिकल का स्टूडेंट था, लेकिन अब खर्चों के लिए मजीद घर वालों को परेशान करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरी लाखों की फीस अदा कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा पढ़ाई के अलावा अपने अखराजात उठाने के लिए कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं पाकिस्तान आया था, हालांकि मेरे वालिदैन मुझे माहाना एक माकूल रकम भेजते थे, लेकिन यहाँ के अखराजात के लिए वो नाकाफी थी और मजीद पैसे में उनसे मांग नहीं सकता था। इसीलिए यूनिवर्सिटी में अपने हमरा पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट से मैंने ये कह रखा था कि अगर पार्ट टाइम कोई जॉब हो तो वो मुझे जरूर बताएं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे खातून के बारे में बताया। कहने लगा वो बहुत अमीर खातून है, बंगले में रहती है, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही शौहर हयात है। वो अपने मुलाजिमीन को काम करने के पैसे बहुत अच्छे देती है। अगर तुम उसके घर मुलाजमत कर लो तो एक तो तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि उसे एक ऐसा नौजवान चाहिए जो दिन रात वहीं पर रहे और उसको वक्त पर दवाएं दे सके। और तुम क्योंकि मेडिकल की ही फील्ड में हो, ये काम तो तुम बआसानी कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ उस औरत को मेडिसिन देनी है और उसका बीपी चेक करना है और उसकी सेहत के मुताबिक जो ग़िज़ा जरूरी है वही बनाने का बावर्ची को ऑर्डर देना है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो मुझे कितने पैसे दे सकती है। मेरा दोस्त कहने लगा कि वो बहुत अमीर है, लाखों रुपए तो चुटकी बजाकर खर्च कर देती है, तुम्हें अच्छी रकम ही देगी। अगर उसे तुम्हारा काम पसंद आ गया तो पैसे बढ़ भी सकते हैं। ये सुनकर तो मेरी आंखें खुले की खुली रह गई थी। ये बहुत अच्छी खासी रकम हो सकती थी, इसीलिए मैं फौरन से मान गया, क्योंकि मेरे हॉस्टल का खर्चा भी इससे बच सकता था और मैं कुछ रकम अपने पास जमा भी रख सकता था। रिहाइश का मसला भी हल था और काम भी बहुत ज्यादा नहीं था। अगले ही रोज मेरा दोस्त मुझे उस बंगले की मालिकन के पास ले गया। मेरा ये दोस्त काहिरा के जाने माने बिजनेसमैन में से एक का बेटा था और ये खातून भी कुछ बिजनेस के मामला की वजह से उसकी नजर में थी। वहाँ जाकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो मालकन काफी उम्र रसीदा थी और उसके पास कई मुलाजिम थे, मगर हर पल साथ रहने के लिए पहले से ही 7 नौकरानियां मौजूद थी। नौकरानी थी या कोई खूबसूरत परियां, एक से बढ़कर एक हसीन, कि पहले तो इन सबको देखकर मेरे लिए ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया था कि इनमें से सबसे ज्यादा हसीन कौन है। मैं तो आंखें झपकना ही भूल गया था। वो लड़कियां काफी खुश लिबास भी थीं, खूबसूरत भी, और मालकन के आगे पीछे फिर रही थी। पहले तो मैं उन सब को मालकन की बेटियां ही समझा था, क्योंकि उनके ठाट बाट देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया कि ये सब उस मालकन की नौकरानियां हैं। पहले तो मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मालकन की मुतवज्जो करने पर मैंने मालकन की तरफ देखा तो बात करते करते भी ऐसे सांस ले रही थी जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि कोई ऐसा नौजवान हो जो कि मेरा रोजमर्रा का चेकअप कर लिया करे, अब मुझे इस हिसाब से दवाइयाँ दे दिया करे। मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, ये अब से मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझे 1 लाख का चेक एडवांस में दे दिया। कहने लगी मैं अपने तमाम मुलाजिमीन को एडवांस में तनख्वाह देने की आदी हूँ, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकते हो। मैंने कहा जैसा आप कहें। मालिकन ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि इस लड़के को क्वार्टर के बजाय ऊपर की मंजिल का एक कमरा दे दो। वैसे भी एक शागिर्द है और मैं तलबा का बहुत एहतरामती हूँ। मुझे इस औरत की बात ने बहुत मुतासिर किया था। बहरहाल मैं अपना बैग उठाकर उस लड़की के पीछे जाने लगा। वो मुझे ऊपर की मंजिल पर ले गई। ऊपर की मंजिल भी बहुत ही बड़ी थी, बहुत से कमरे बने हुए थे। वो मुझे एक कमरे के पास ले गई और चाबी से उसका दरवाजा खोल दिया। कमरा काफी कुशादा था, हॉस्टल के छोटे से कमरे से तो कई गुना बड़ा और आरामदेह। फिर वहाँ पर 4 लड़के और थे, उनके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ता था और यहाँ इतने बड़े कमरे में अकेला मालिक था और फिर 7 हसीनाओं के बीच में रहना, ये भी कोई छोटी बात तो ना थी। वो लड़की कहने लगी मालकन के चेकअप करने के बाद आप बता दीजिएगा कि उन्हें खाने पीने में क्या देना है और क्या नहीं। उनकी सारी रिपोर्टें एक फाइल में मौजूद हैं, जो वो भी मैं आपको भिजवा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। रात के खाने के बाद मैंने तफसील से मैडम की फाइलें पढ़ी। बज़ाहिर उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। बीपी में चेकअप किया तो वो भी नॉर्मल था, लेकिन उनके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, आमतौर पर यूं ही हाँफ रही होती जैसे तेज भागी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि वो हर वक्त बिस्तर पर या तो लेटी रहती या बैठी रहती थी, फिर उनका सांस इतना क्यों फूलता था। बहरहाल मैंने एक डाइट प्लान बनाकर उन लड़कियों को पकड़ा दिया जो इस औरत की खिदमत पर मामूर थी। मुझे लगा शायद मालकन का दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज रहती हैं। खैर मैं उन्हें दवाओं से ज्यादा कुदरती तौर पर ठीक करना चाहता था, इसलिए मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया और वो खाने उनके लिए बनवाने का कहा जो उनकी सेहत और दिल के लिए बेहद अच्छा हो। शुरू में तो मुझे मालकन से थोड़ी झिझक सी आती थी। मैं उनका चेकअप करता, जो दवा देने का वक्त होता वो मैं उनके 7 मुलाजमों से भी किसी एक को बता देता।
और फिर डाइट के मुताबिक खाना उनके लिए बनवा कर वहाँ से लौट आता। मगर मालकन मुझे बेहद मुतासिर करने लगी थी क्योंकि उनका रवैया मेरे साथ बड़ा ही अच्छा था। मैं जब भी उनके पास जाता तो वो मुस्कुराकर कभी मेरे सर पर तो कभी मेरे कंधे पर हाथ फेर दिया करती। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ही उनसे दूर रह रहा हूँ। उस रोज शाम का वक्त था और मुझे आज यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी थी, इसीलिए मैं सीधा चलता हुआ मालकन के कमरे की जानिब आ गया। तभी एक मुलाजिमा उनके कमरे से निकली जो मुझे देखकर मुस्कुराई। उसका मुस्कुराना मैं उस पल ना समझ सका। आखिर उस मुस्कुराहट का मतलब क्या था? बदले में मैंने भी एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। वो कमरे से निकल चुकी थी मगर उसके बावजूद पलटकर मुझे ही देख रही और मैं हर शय से बेगाना उसे ही गर्दन मोड़कर देखे जा रहा था। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो फौरन बौखलाकर कमरे की जानिब देखने लगा जहाँ सामने मुलाजिमा खड़ी मालकन को दवा दे रही थी। वो जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगी कि यह मालकन का सोने का वक्त है, आप उनसे बाद में मिलिएगा। मगर मालकन आंखें खोलकर मुझे देखने लगी और बोली, नहीं नहीं, इसे अंदर आने दो। मालकन फौरन नींद दराज होकर बैठ चुकी थी और मैं उनके कमरे में चला आया। मालकन की सांस इस वक्त भी बेतहाशा तेज चल रही थी। मैंने एक नजर उनकी आंखों की तरफ देखा तो वो सुर्ख हो रही थी। मैंने बेसाख्ता उनका हाथ अपने हाथ में थामा और फिर नब्ज पर उंगलियां रखकर उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। आखिर उनकी धड़कन इस कदर तेजी से क्यों चल रही थी? उस कदर गहरे सांस क्यों ले लिया करती थी? मैं जब उनका ऐसे चेकअप कर रहा था तो वो बड़े ही गौर से मुझे सर तक पैर तक देखने लगी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मुझे नजरें झुकाने पर मजबूर हो गया। एक पल को मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने फौरन उनका हाथ छोड़ दिया मगर मेरे छोड़ते ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बगौर मेरा चेहरा देखने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर इससे पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी। उन्हें यूं गिरता देखकर मैं उनकी बीमारी को कुछ समझ न पाया। कुछ मेरे मेडिकल में इब्तदाई दिन थे और इतनी पुरस्कार बीमारियों के बारे में जानता नहीं था, मगर आज जो कुछ मैंने उनकी आंखों में देखा था उसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उन्हें कुछ दवा दी तो उन्हें होश आया। कहने लगी, मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ, मगर तुम मुझसे मिलना जरूर, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मालकन का लहजा इंतहाई पुरस्कार और राजदाराना सा था। मैं हाँ में सर हिला गया और मालकन को वहीं कमरे में छोड़कर बाहर चला आया, मगर जहन था कि मालकन में ही उलझ चुका था। अगले रोज जब मैं वापस यूनिवर्सिटी से मालकन के बंगले में आया तो मुझे काफी देर हो चुकी थी क्योंकि आज मुझे कुछ असाइनमेंट भी यूनिवर्सिटी में जमा करवानी थी। जब मैं वापस बंगले में पहुंचा तो सभी मुलाजिमीन बड़ी ही परेशानी से खड़ी थी और मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। उनको यूं खड़ा देखकर मैं सवाल करने लगा, क्या हुआ? मालकन कहाँ है? तो कहने लगी, खुद ही जाकर देख लो उन्हें क्या हुआ है, पता नहीं दिन ब दिन उन्हें क्या होता जा रहा है। मैं फौरन कमरे में गया तो मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि मालकन अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। वो दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा कमजोर होती चली जा रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उन्हें अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी दवाइयां दे रहा था, फिर अभी तक वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही थी। मैंने जब उनके पैरों की जानिब देखा तो एक पल को ठिठका। उनके पैर के सारे नाखून गिर चुके थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने खींच कर गिराया हो या काटा हो, बल्कि वो खुद ही मांस से जुदा होकर गिर चुके थे। मालकन परेशानी से मेरी जानिब देखने लगी और कहने लगी, ये सब कुछ मेरे साथ न जाने क्या हो रहा है। मुझे तो अपने पैर अब सुन होते महसूस होने लगे हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे कदम मेरे साथ मौजूद ही ना हो। पहले तो सिर्फ पैरों की उंगलियां ऐसी थी, मगर अब तो मैं घुटनों तक अपना वजूद सुन महसूस करती हूँ और अब ये नाखूनों का गिरना, शायद मेरी मौत करीब आ चुकी है। मैं फौरन उनके पास चला गया, उनका जायजा लेने लगा। कहने लगा, आप ऐसा हरगिज मत सोचे, इंसान तभी बीमार होता है जब वो खुद को खुद बीमार समझने लगता है। मैं मालकन को दिलासे देता रहा। आज फिर मुझे वही सब मालकन की आंखों में नजर आया जो कि अब से पहले शिद्दत इख्तियार कर चुका था। कुछ तो था जो ठीक नहीं हो रहा था और मालकन चाहकर भी मुझे बता नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मैं बगैर जाप पैदा किए कमरे से बाहर आया तो सामने नौकरानी खड़ी ट्रॉली में मालकन की दवाएं उनका मखसूस कहवा रखे हुए थी, जिनमें वो उनकी दवा शामिल करके अंदर ले जाने लगी। मुझे देखकर एक बार फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, मगर मेरी नजर तो उस ट्रॉली पर ही टिक चुकी थी। ये वो दवा तो नहीं थी जो मैंने मालकन के खाने के लिए इन मुलाजमों के हवाले की थी। एक पल को मैं ठिठका, मगर मैंने वापस पलटकर उस मुलाजमा से सवाल करना बेहतर न समझा। मुलाजमा ट्रॉली में दवा और कहवा रखे हुए अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो सीधा किचन की जानिब जाने लगी, मगर उसने फौरन ट्रॉली से वो दवा उठाकर अपने हाथ में छुपा ली। ये बात मेरे लिए बड़ी ही परेशानी। आखिर को वो हसीन दोशीजा कर क्या रही? उसने वो दवा ली और फिर अपने कमरे में जाने लगी जो यहीं पर एक राहदारी में मौजूद था। मैं सोच में पड़ चुका था कि आखिर ये चक्कर क्या है, ये कौन सी दवाएं थी जो ये लोग उन्हें दे रहे थे। अगले ही रोज जब दोबारा मालकन की दवा लेने का वक्त हुआ तो वही लड़की मुस्कुराते हुए ट्रे
ले कर आई। मैं उसकी जानिब बगौर देख रहा था। दूसरी मुलाजिमा ने गला खुंकार कर मुझे अपनी जानिब खींचने की कोशिश की कि मैं उनका जाल कुछ समझ रहा था। मैं देख तो दूसरी हसीन दोशीदा को रहा था और उससे बातें कर रहा था, मगर मेरा सारा ध्यान दूसरी लड़की की जानिब था जो दवाएं मालकिन को देने लगी थी। मगर मैं फौरन वहाँ गया और उसे कहने लगा, तुम जाओ, आज मैं मालकिन को दवा अपने हाथों से दूंगा। उसके चेहरे पर एक पल को कई रंग आकर गुजर गए, मगर अगली पल उसने वो दवा मेरे हाथ में रख दी और वहाँ से हट गई। जब मैंने वो दवा की डिबिया देखी तो बगैर किसी नाम की थी और उसमें सादा थी। मालकिन को जब एक दवा दी तो उसमें से एक गोली निकाल कर अपनी जेब में डाल दी और बाकी दवा वहीं पर रखकर उस मुलाजिमा से कहने लगा कि इस दवा को लेबल कहाँ से है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवा किस वक्त देनी है। तो वो फौरन मुस्कुराकर कहने लगी, दरअसल इस दवा की डिबिया कांच की थी, वो मुझसे छूट कर गिर गई, इसीलिए मैंने इसे इसमें डाल रखा है। खैर मजीद बहस करना जरूरी नहीं था। मालकिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उनकी आंखों में सुर्ख धब्बे नुमाया होने लगे थे और अब तो उनके हाथ में भी बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। उनके हाथों के नाखून इस कदर नीले हो चुके थे कि जैसे किसी ने नेल पॉलिश लगा रखी हो। मैं वो दवा लेकर लैब चला गया और जब उस पर सर्च किया तो जो खबर सामने आई वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये दवा तो स्लो पॉइजन थी। ये खाकर तो कोई भी मर सकता था। एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान जिसकी कुव्वत मुदाफत वक्त के साथ साथ घटती चली जाती है और बीमारियां उसे घेर लेती हैं। ये दवा तो कुव्वत मुदाफत कम करने वाली थी, मगर ये दवा वो मालकिन को क्यों दे रही? ये राज भी मुझसे ज्यादा दिन तक छुपा न रह सका। उस रोज मैं मालकिन के पास बैठा था। वो मुश्किल खांसते हुए मुझसे धीमी आवाज में बात कर रही थी। कहने लगी, तुम मुझे भले मालूम होते हो, काश तुम मेरे बेटे होते तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती, सब कुछ तुम्हारा होता। तुम मुझे बड़े ही नेक और अच्छे इंसान लगते हो, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मगर मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है और मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। वो मजीद अपनी माजी के बारे में बताते हुए कहने लगी कि मेरा शौहर और 13 साला बेटा था जो दोनों ही एक ट्रैफिक हादसे में वफात पा गए। इसके बाद मैं यूं ही अकेली तनहा जिंदगी गुजार रही हूँ। जब मेरी ये 7 मुलाजमाएं हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मालकिन अपनी उन 7 मुलाजमाओं की तारीफ नहीं करती थक रही थी, जबकि उनकी हकीकत तो मैं जान चुका था। वो 7 ही बहनें थी जो इस घर में मुकीम थी। उस रोज जब मैं सोया तो एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि 7 बहनें मिलकर मालकिन को मारने की कोशिश कर रही हैं, मगर मैं तड़प तड़प कर मुझे पुकार रही हैं। ये ख्वाब देखना था कि मैं बौखला कर उठ बैठा और फौरन मालकिन के कमरे में उनको देखने के लिए जाने लगा, मगर तभी राहदारी से मुझे कुछ खुसर फुसर की आवाजें आने लगी। हर सू खामोशी। मैं बगैर शोर पैदा किए राहदारी की तरफ चला गया जहाँ पर इन 7 बहनों के कमरे थे। मैंने जब उनके कमरों से कान लगाकर सुना तो जो बातें अंदर कर रही थी वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो मालकिन के खिलाफ पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। वो 7 ही गरीब घराने की थी और उनकी नजर मालकिन की जायदाद पर थी, इसीलिए वो उनकी खालिस मुलाजमाएं बनकर उनकी जायदाद हड़पना चाहती थी। आज मालकिन की जो हालत थी वो इन दवाओं की वजह से थी जिनमें मौजूद जहर मालकिन को धीरे धीरे मारता चला जा रहा था। अगले ही रोज मैंने ये सारी बात चुपके से मालकिन को बता दी, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ गई थी। कहने लगी कि तुम कल के आए लड़के भला मेरी खास नौकरानियों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मगर जब मैंने उनके कहने पर घर में पुलिस बुलवाई और मालकिन ने कहा कि जिसने भी मुझे जहर की दवा दी है वो खुद मुंह पर बोल दे, अपने गुनाह का एतराफ कर ले और मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूंगी, वरना उसे कटहरे से कड़ी सजा दूंगी। ये सुनना था कि 7 बहनें दाड़े मारकर रोती मालकिन के कदमों में गिर गईं। माफिया मांगने लगी कि हमें माफ कर दें, हमें तो पता ही नहीं था कि ये जहर है, हम तो आपके भले के लिए दवा आपको दे रहे थे। मालकिन शौक से अंदाज में 7 को देखने लगी। कितना एतबार किया था उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मगर वो पुलिस वालों से कहने लगी कि ले जाओ इन्हें यहाँ से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। इन लोगों ने न सिर्फ मेरे एतबार को तोड़ा बल्कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की कोशिश की है। वो मुझे बुरा भला कहने लगी और मालकिन से माफिया मांगने लगी, मगर उनकी कोई भी काविश कामयाब न हो सकी। मालकिन थोड़ी देर बहुत अफसुर्दा रही, मगर मेरी दी गई दवाइयों से धीरे धीरे उनकी तबीयत संभलने लगी। चंद माह में वो बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी थी। उन्होंने मेरी सारी तालीम का खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप पे रख लिया। मेरे तो दिन ही फिर चुके थे। मैं बहुत खुश था। मुझे खुशी थी कि मैंने बुराई का साथ न दिया बल्कि अपनी अच्छी तरबियत होने का सबूत दिया, जबकि वो हसीन लड़कियां दरअसल सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरत थी, जबकि उनका किरदार इंतहाई मैला था।